गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बात करेंगे कि आपके स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा कैसी थी। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे घोषणा पत्र शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में पढ़ा था। उसी में से ये है कि जब मिशनरी कमीशन जो ये सब अंग्रेज जो ये लोग भारत आए थे, अपने व्यापार के साथ साथ व्यापार का तो विस्तार इन्होंने किया ही था, लेकिन साथ साथ इन्होंने शिक्षा में बहुत सारे ऐसे सुधार किए थे। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे जो बहुत सारे थे सुधार इनके या जो उनके सुझाव थे, कमीशन कैसे बने, ये सब चीज़ों के विषय में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैकाले का विवरण पत्र सबसे पहले इस क्रम में है कि मैकाले जब आए थे, अनुराधा मैडम ने भी आपको पढ़ाया है, तो उन्होंने उनकी व्यवस्था के विषय में पढ़ाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैकाले ने अपनी विवरण पत्र में अंग्रेजी में, जो कि 1813 का आज्ञा पत्र है और ये 43वीं धारा में इसको बताया गया है, उन्होंने कहा है कि साहित्य शब्द के अंदर केवल अंग्रेजी और अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, अपितु तो अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जाए। जब ये मैकाले पत्र कहा था कि उन्होंने कहा था कि अरबी और संस्कृत के साथ साथ उसमें अंग्रेजी को भी शामिल किया जाए। फिर उसके बाद आप देखेंगे, भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी या संस्कृत पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी विद्वान हो सकता है, यानी ये दो विषयों के अलावा अंग्रेजी का भी विद्वान होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शक्तिशाली समर्थन किया। इसका मतलब वो जो हमारे देश में चली आ रही जी पौराणिक कथाएं या जो भी पाश्चात्य शिक्षा थी, उसका मैकाले ने विरोध किया और अंग्रेजी माध्यम का उसने समर्थन किया। इस प्रकार मैकाले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया। इसके अतिरिक्त मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षक द्वारा एक ऐसा वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय, पर रुचियों, विचारों एवं नैतिकता और विद्वत्ता में अंग्रेजी होना चाहिए। मैकाले का मत था कि जो ये भारतीय है, इंडियन है, वो भले ही रंग रूप से, क्योंकि रंग रूप तो कोई किसी का नहीं बदल सकता है, लेकिन वो अपने शिक्षा के माध्यम से जो उनके विचार थे, उनकी रुचियाँ थी, वो बदलना चाहते थे। और कहीं ना कहीं मैकाले इसमें सफल भी हो गए। अंग्रेजी का उन्होंने समर्थन किया और आज देख रहे हैं कि हर काम अंग्रेजी में ही हो रहा है। उसी का ये प्रभाव है कि कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारी भाषा है, मातृभाषा, उसको कहीं ना कहीं हम भूलते गए हैं और सभी जगह हर चीज़ें अंग्रेजी माध्यम हो गया। तो ये मैकाले की ही देन है। उसके बाद हम बात करेंगे वुड डिस्पैच की। यहाँ पर आप देख रहे हैं वुड डिस्पैच 1854 का। इसमें माध्यमिक स्तर और व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के प्रचलन, शिक्षा व्यवस्था सुधार करने पर बल दिया गया है। यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा की बात कही वो वुड डिस्पैच से शुरू हुआ है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार हो पाए। 1857 में भारतीय प्रदेश सीधे ही ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था और यहीं पर यानी 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं विश्वविद्यालय की स्थापना, ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय का है। ये जो चित्र है, देखिए कितना विशाल और कितना भव्य ये विश्वविद्यालय उस समय 1857 में बनाया गया था। ये मद्रास विश्वविद्यालय है, इसका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उस समय ये विश्वविद्यालय कैसा तैयार किया गया था। उसके बाद आप ये देखेंगे ये मुंबई विश्वविद्यालय है। तो ये 1857 में शुरू हुआ था, ये 3 विश्वविद्यालय। उसके बाद देखेंगे हंटर कमीशन 1882 में। जो हंटर कमीशन 1882, इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी 1880 और 84 के द्वारा 1882 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर बल देना। हाई स्कूल में प्रति 2 वैकल्पिक विषयों का आयोजन किया जाना यहीं पर शुरू हुआ है। सरकार ने शिक्षा के प्रबंध के लिए उद्यमियों को अनुदान राशि की व्यवस्था की। निजी प्रबंध समिति की मदद के कई जिले निजी कॉलेज भी खुले। जो निजी कॉलेज आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं, प्राइवेट कॉलेज, वो भी खुले। 1896 में अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का आरंभ किया गया, जिसमें इंग्लैंड में आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम
से नियुक्तियाँ होने लगी, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवा है इसको हम, उसमें क्या था, इंग्लैंड में एक परीक्षा होती थी, परीक्षा के माध्यम से वहाँ पर नियुक्तियाँ होती थी। ये भारतीयों के लिए भी खुला था, लेकिन यहाँ पे भारतीय अधिक मात्रा में नहीं पहुँच पाते थे। आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पर भी जोर देने पर बल दिया है, यानी कि यहाँ पे महिला शिक्षा की भी बात कही गई है। हार्टोग कमेटी के, यानी 1829 में जो हार्टोग कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें हार्टोग कमेटी में एक ऐसी कमेटी थी जिसका गठन साइमन ने किया था 1929 में। इस शिक्षा में सुधार देने के लिए बहुत सारी बातें गई हैं। इसके अध्यक्ष तो हार्टोग थे। इसमें कहा गया है कि अधिकांश विद्यार्थी जो पहली कक्षा में प्रवेश तो लेते थे और चौथी पाँचवीं तक कक्षा तक पहुँचते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। इस कमेटी ने इस अपयोग को रोकने के लिए सुझाव देते थे। जो आप देखते हैं हमारे सामने एक बड़ी समस्या है ड्रॉप आउट, बच्चों का जो ड्रॉप आउट शब्द आया है, जो यहीं से निकल कर आया है। और ये आपके सुपर टैट में ये क्वेश्चन 2019 का भी जो सुपर टैट क्वेश्चन हुआ है उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो बच्चों का जो अपव्यय हो रहा है, यानी कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं, उसकी सुझाव के विषय में किस कमेटी में ये बात कही गई है, तो वो हार्टोग कमेटी में ही बात कही गई है। तो आप देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यानी कि अपव्यय को रोकने के लिए कुछ बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो छोड़ के चले जाते हैं, बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हार्टोग ने ये भी सुझाव दिया है। माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक और वाणिज्य विषयों पर यहाँ पर जोर दिया गया है, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें औद्योगिक और वाणिज्य विषय का भी ध्यान दिया गया है, ये सब चीज़ें। फिर उसका सार्जेंट प्लान 1944 की हम बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दे दी गई है कि इस उच्च शिक्षा का बहुत हद तक विस्तार हुआ, मगर प्राथमिक शिक्षा अब भी धीमी थी। यानी कि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि जो प्रांतीय सरकार है, जो स्टेट है या जो प्रांत है, उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अधिकार देने पर उच्च शिक्षा में तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी गति तब भी वो धीमी थी। तो इसको सुधारने के लिए क्या से प्लान बनाए गए हैं या सुझाव दिए गए हैं। हाई स्कूल को पुनर्गठन किया जाए, बताया गया है कि हाई स्कूल को पुनर्गठन किया जाए। उसमें दो में बांट दिया गया, पहले में कलाओं और मूल विज्ञानों की शिक्षा दी जाए, दूसरे प्रकार तकनीकी हाई स्कूल विज्ञान के साथ औद्योगिक और वाणिज्य की भी दी जाए। जैसे आप देखते हैं कि जब आप हाई स्कूल में जाते हैं तो आपका स्ट्रीम चेंज हो जाता है, आप आर्ट साइंस में चले जाते हैं, आप साइंस साइड बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ये यहीं से वो चीज़ निकल के आई है, कैसे उसको पुनर्गठित किया जाए और दो भागों में बांट दिया जाए। तो ये यहीं से आया है। ग्रामीण पाठचरण कृषि पर बल दिया जाए, यानी कि जो कृषि है उस पर भी बल दिया जाए। बालिका शिक्षा क्षेत्र में वैकल्पिक विषय जोड़ दिया है। गृह विज्ञान भी देखिए यहीं से आया है, इस कमेटी से ही, कि गृह विज्ञान विषय जो है बालिकाओं के लिए जोड़ दिया जाए। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये सार्जेंट प्लान से है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गृह विज्ञान का विषय किस प्लान के तहत जोड़ा गया है, तो वो सार्जेंट आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा है कि ये स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा व्यवस्था है, कि कैसे कैसे कहाँ से ये चीज़ें निकल के आया है। अनुदान राशि देने की अगर बात कही जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि किस कमीशन से आया, हंटर कमीशन से आया है। इसके संस्थापना किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने की थी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये जो सारे चैप्टर हैं आपके लिए, तो इसको आपको पढ़ना और जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट जब आएंगे टॉपिक पे, तो वह है कि स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे हुई। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद देश स्वतंत्र होने के बाद फिर से उसका पुनर्गठन किया गया, फिर से उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। तो कहीं ना कहीं जब सरकार में बदलाव हुआ है तो शिक्षा में भी बदलाव होना लाजमी है। तो इसलिए अब इसके बाद नेक्स्ट में जब हम आपको बताएंगे तो स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए। ये आपके एग्ज़ाम, सुपर टैट जो भी आप देना चाहेंगे टीचर बनने के लिए, उन सभी में ये आपके लिए मददगार होगा। थैंक यू।